भी करते थे। बहुत से लोगों का विशाल समुद्र जो समूह को जल कहा गया, फिर उसको राष्ट्र कहा जाता था। फिर राष्ट्र का उसका जनक राष्ट्रपति होता था या राजा होता था। तो इस तरह की सारी ये वैदिक व्यवस्था है। एक विषय और आता है, जब हम देश में लोग बोलते हैं कि हमें आज़ादी या फिर हमें भारत का नया जन्म 1947 में हुआ, और आप कह रहे हैं कि गणतंत्र तो हमारे यहाँ प्राचीन व्यवस्था थी, तो गणतांत्रिक व्यवस्था 1947 में आई, ये हमारी प्राचीन व्यवस्था थी। ये अभी लोकतंत्र जो हमारे देश में आया वो प्राचीन व्यवस्था थी, ये अभी की ये जो इस तरह की कहते हैं, या तो दुर्भाग्य से उन लोगों ने गहराई से अध्ययन नहीं किया है। अगर गहराई से अध्ययन करेंगे तो मैं यहाँ दो किताबों का उल्लेख करना चाहता हूँ। एक हिंदू पॉलिटी बाई के.पी. जायसवाल और स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया ए सल्टेकर का, या महाभारत का शांति पर्व है। शांति पर्व में सारा हमारी व्यवस्था है। शांति पर्व में कैसे हमारा महाभारत रामायण में कैसे व्यापार होता था, कैसे लोग जाते थे, ये बातें जो कह रहे हैं ये विदेश, प्राचीन भारत में ऐसा नहीं मिलता। प्राचीन भारत में पहले जो लोग समूहों में रहते थे, राजा का चुनाव करते थे, राजा कैसे शासन कर रहा है, गांव के शासन व्यवस्था कैसे कर रहा है, विश्व कैसे कर रहा है, राष्ट्र कैसे कर रहा है, ये सारी व्यवस्था दुनिया ने राजनीति में हम सबसे आगे हैं। राजनीति को हमने सिखाया दुनिया को कि कैसे शासन किया जा सकता है। ये तो गलत है। जो लोग बाहर के जो लोग आए, ये इनकी दुनिया, जैसे ईसाई हैं, तो ईसाई ये मानते ही नहीं। ईसाई धर्म के 4,000 पहले से 4,000 पहले से दुनिया थी। हमारे यहाँ तो लाखों हजारों साल के पहले की सभ्यता है। अभी आपके मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से ये हो गया था 4,000 5,000 पहले की हमारी सभ्यता है। लेकिन जो राखी गढ़ी में खुदाई हुई, तो राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, उससे हम साबित हो गए हैं कि भारत 10,000 सभ्यता से पहले, ये जो हमारा जो सभ्यता है, विश्व के हम पहले व्यक्ति हैं। हमारे भारत के लोग जाकर के आपके जो अभी रामायण पैनल की, हमारे रामायण की उतनी प्राचीन मूर्तियां भारत में नहीं मिलती। राम की मूर्तियां रामायण पैनल की गुप्त काल की ज्यादातर मिलती हैं। लेकिन इटली में भी मूर्ति मिली है, वो 600-700 शताब्दी बीसी का है। कौन ले गया वहाँ राम कथा की मूर्तियां कैसे मिलती हैं, बालकांड की मूर्तियां कैसे मिलती है। इसलिए साबित करता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये जो यात्रा विवरण की जो साहित्य या सब साहित्य, जैसे आपके जो काबा का मस्जिद है, विक्रमादित्य जो हमारे राजा थे, जिन्होंने विक्रम संवत चलाया, उनकी सीमा काबा तक थी। काबा में परमाणु की जो 24 शाखा है, उसमें काबा परमाणु की भी एक शाखा है। इसका मतलब काबा जहाँ ये लोग जाते हैं, वहाँ काबा परमाणु शासन कर रहे थे। ये वहाँ का एक कवि जो आपको अरब का, उसमें एक बहुत सोने के परत पर एक कविता लिख करके वहाँ लगाई गई है काबा में, जो विक्रमादित्य की प्रशंसा करता है कि हम विक्रमादित्य को प्रणाम करते हैं। वो लोग भाग्यशाली है कि जिस देश में विक्रमादित्य रहता है उसमें पैदा करते हैं, उसमें उस देश में पैदा हुए हैं। तो जो इसका अर्थ है कि जो आज की भौगोलिक स्थिति है वो पहले नहीं थी। जो हम भारत का मानचित्र देखते हैं, या अखंड भारत की जो परंपरा आप बताते हैं, या क्या कहा जाता है, तो अगर काबा तक थी तो वो तो बहुत दूर तक सुदूर फैला हुआ था। वो हम कह रहे हैं, ये बर्मा, इंडोनेशिया, जापान, ये सब जो आप विक्रमादित्य का आप देखेंगे, तो उस समय जो सभ्यता थी, आप ये सब साहित्य में वर्णन है हमारी सभ्यता कहाँ तक थी। जैसे मैंने आपको विष्णु पुराण का बताया कि भारत किसे कहते हैं। भारत का विस्तार 9,000 योजन है। एक योजन 400 कोस के बराबर होता है, तो 9,000 और 400 गुणा करिए, तो भारत कितना विशाल क्षेत्र में था। पूरा जो केकई देश कहाँ था, केकई अफगानिस्तान की रहने वाली थी। आपके सारे जो भरत का ननिहाल कहाँ था, ये तक्ष, भरत के बड़े बेटे का नाम तक्ष था। तक्ष नाम पर तक्षिला पड़ा। राम के बड़े बेटे लव और कुश 2 बेटे थे, तो लव के उसका सरजू के उत्तरी किनारे यहाँ कपिल श्रावस्ती में राज बनाया गया, लेकिन लाहौर बनाया। मुझे हमारे लोगों को ऐतिहासिक दृष्टि से इन चीजों को जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इतिहास को भारत के लोगों ने ज्यादातर टीवी और सीरियल के माध्यम से देखा है, तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं, तब सही रिसोर्सेज पे या सही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। बस ये मकसद है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में जो भी किताबें लिखी गई, वो विदेशी जो हमारे देश में आए अंग्रेज लोग, उसमें स्मिथ का नाम आता है, मिल का नाम आता है। ये लोग तो, स्मिथ तो खैर भारत में थे, लेकिन बहुत से इतिहासकार ऐसे हैं जो इतिहास वही ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड, अमेरिका में रह के ही लिखे, भारत आए भी नहीं, और उन्हीं इतिहास को पढ़ते हैं। तो एक यह है कि ईसाई मत के अनुसार दुनिया 4,000 वर्ष से पहले थी नहीं, और आप तो हजारों लाखों साल की सभ्यता वाले लोग हैं, तो वो तो लिखेंगे ही कि ऐसे वो नहीं था। ये सब बात की देश है। लेकिन जो हमारे वेद क्या कहता है, रामायण क्या कहता है,
रामायण दुनिया की प्रथम कृति है। मेरा ऐसा कहना है कि एक वंश को आधार मान करके तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी व्यवस्था का खाका राम कथा में है। अगर अकबर का अकबरनामा, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा ये अगर हमारे साहित्य के स्रोत हैं, इतिहास के स्रोत हैं, तो वाल्मीकि रामायण बाबर का मैंने अकबर मैंने बाबर जो नामा जितने हैं, बाबरनामा, अकबरनामा, और तो वो मैं उससे कहूंगा कि वो रामनामा है वाल्मीकि का, और रामनामा के रामायण को मानिए, जो उसने राम के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विश्व की प्रथम पुस्तक एक है रामायण, जो उसमें की सारी व्यवस्थाओं को वर्णन करती है। पुराण भी तो वही समाज का इतिहास ही तो वर्णन करता है पुराणों के माध्यम से। हाँ, एक बात, ये महाभारत के बाद आप ये अभी जो एक हमने हमारे मित्र हैं देवराज जी चौहान, देवराज, तो ये कल खिताब का ये बरेली में इसका लोकार्पण हुआ। तो भारत के चक्रवर्ती सम्राट, तो इसमें ऋग्वेद से लेकर के महाभारत तक जितने राजा हुए हैं, इसमें 51 राजाओं का वर्णन किया गया है। ये ऋग्वेद से प्राचीन काल से पुस्तक है, आप लोग इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये भारत के चक्रवर्ती सम्राट और लेखक है देवराज सिंह जादौन, और प्रभात प्रकाशन के पे उपलब्ध है। हाँ, और ये जो है महाभारत काल तक है, और दूसरा खंड महाभारत काल से जितने और चक्रवर्ती राजा हुए, हाँ, ये इसमें महाभारत काल तक ही है। इसमें 51 राजाओं का ही वर्णन है। इसमें रघु का है, राम का है, अज का है, दशरथ का है, भागीरथ का है, ये वर्णन, इसमें 51 राजाओं का वर्णन है जो चक्रवर्ती सम्राट थे। ये महाभारत काल वेद से लेकर के आपके महाभारत काल तक जितने चक्रवर्ती सम्राट थे, वो इनमें 51 राजाओं का वर्णन है। वो उसमें कब थे, क्या थे, किस समय के थे, काल का भी वर्णन है। और फिर महाभारत से लेकर के अभी तक जो हमारे आजाद भारत तक जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके ऊपर इसका अगला खंड आएगा, तो वो भी आपके सामने रखा जाएगा। तो ये हम केवल यही, हम लोग तो भाई वो अब उम्र, अब हम लोगों को क्या है, हमारे ही लोगों को ये चेहरा दिखाया जाता है कि आप तो गुलाम रहे, 800 सालों की गुलामी परंपरा, और वही इतिहास और वही कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में इनबिल्ड किया गया कि किस तरीके से मानसिक गुलाम बनाया जाए लोगों को। अपने पुरातन प्राचीन इतिहास को जानने की कोशिश नहीं की जाती, और जो फिल्मों और सीरियल के माध्यम से जो टीआरपी के लिए जो एजेंडा चलाया जाता है, उसके माध्यम से कमाने के लिए जो ये लोग टीवी और नैरेटिव जो 70 सालों से गढ़ा गया कि इतिहास को विकृत रूप में दिखाएगा, कि हम लोग सही इतिहास को, तथ्यों को जान नहीं पाए। मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे भारत में आए वो आक्रांता आए, आक्रांता आए, जो खास करके मुस्लिम पीरियड में आए या अंग्रेज आए, तो उन लोगों ने अपने हिसाब से इतिहास लिखा है। वो आपको श्रेष्ठ कैसे बना सकते थे, वो चाहते थे कि हम शासन करने वाले हैं, इसलिए इन लोगों को नीचा दिखाओ, इसलिए आर्क थ्योरी को रचा। अब आर्क थ्योरी जो है वो फेल हो गई है उनकी आरकी गढ़ी खुदाई से। हमारी सभ्यता 10,000 वर्ष पुरानी चली गई है, इसलिए वो हड़कंप मच गया है, और यह आकाश प्रमाण दुनिया मान गई है। कार्बन डेटिंग जो हुआ है उससे, या साहित्यिक स्रोत से, या हमारी सभ्यता की, अब मैंने जैसे कहा इटली में रामायण पढ़ने कौन ले गया वहां, राम कथा का विक्रमादित्य के बारे में कबा के मस्जिद में क्यों का प्रशंसा लिखा गया है, रूस में जो विक्रमादित्य जिन्होंने विक्रम संवत चलाया 57 BC में। तो हमारे यहाँ की सभ्यता बहुत प्राचीन है, और दुनिया में जितनी सभ्यताएं इस बिब्लोनिया, सीरिया सब समाप्त हो गई, और प्राचीन सभ्यता भारत की एक बची हुई है। तो मैं केवल यही कहूंगा भाई, हम लोग तो 80 साल की उम्र में हो रहे हैं, आप नौजवान लोग आप पढ़िए, और सचमुच जो भारत का इतिहास है, जो भारत के लोगों ने जो सचमुच इतिहास लिखा है, उसको आप पढ़िए। बहुत से लोग हैं जो अभी, एक सारंधर सिंह जज हैं बिहार के, वो हमसे बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं उनके संपर्क में हूँ। उनकी अभी एक किताब आई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो किताब जो है, ये तो इतिहास के विषय पे समाज को, हमारे समाज को, भारत के लोगों को, सभी को जानने का हक है, और जानना चाहिए कि वास्तविक इतिहास क्या है भारत। ये भारत का सांस्कृतिक इतिहास, ये सारंधर सिंह, ये जज हैं जमुई के रहने वाले, और इन्होंने बहुत प्रमाणिक दे करके इन्होंने सबसे साबित किया है कि राम के वंशज कौन है, परिहार लोग जिसके लक्ष्मण के वंशज हैं, परमार लोग सूर्यवंशी हैं। अब पूरा प्रमाण दे करके इन्होंने देश में बहुत ट्रेवल किया है। ये पाकिस्तान के बॉर्डर तक गए, अफगानिस्तान के बॉर्डर तक गए हुए हैं, और सर्वे करके इन्होंने बड़े ऐतिहासिक स्रोत से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दे करके इन्होंने एक किताब लिखा है। ये भी किताब पठनीय है, और दुर्भाग्य है कि हमारे देश तो ये एक जज साहब हैं बिहार के रहने वाले, जमुई से, सरनदीप सिंह परिहार, और इनका जो पुस्तक है भारतवर्ष का सांस्कृतिक इतिहास। तो जैसे कि इस किताब के माध्यम से हम काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। इन्होंने बहुत जगह जाके भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बाली आदि की यात्राएं की, जहाँ तक भी
बुद्ध की या फिर जो भी शिलालेख अभिलेख की जानकारी वही गए और उन्होंने वहाँ जाकर जानकारी प्राप्त की। तो अभी हम डॉक्टर भगवान सिंह जी से अब आगे की जानकारी हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि मैं सारंदा सिंह के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज भी उनकी अभी 3-4 किताबें आ रही हैं। अभी एक कुंवर सिंह के ऊपर किताब आ रही है जो अद्भुत किताब है। कुंवर सिंह के बारे में जो अभी तक बहुत सी जानकारियां नहीं हैं, जो अभी इतिहास में नहीं आई हैं, उसको इन्होंने उजागर किया है। वो किताब करीब वो छप रही है और जल्दी आ जाएगी। उसके बाद विक्रमादित्य के ऊपर भी है। तो ये जो किताब है ये अद्भुत माने साहित्यिक स्रोत से, और आप जो हम जो अभी हमारे विद्यार्थी को भी कोई उनकी गलती नहीं है, आप पढ़े ही जो उन्हीं लोगों किताबों का है जो विदेशी लोग आकर किताब लिखे, तो उन्होंने जो लिखा है वही पढ़ाया गया है। तो वो गलत पढ़ाया गया, हमारे इतिहास को कम आंका गया, हमारे पुरातात्विक अवशेषों को कम आंका गया। इसलिए वो हमारे वो प्राचीन गौरव कैसे दिखा सकते थे, हमको कैसे जिस पर शासन कर रहे हैं हम उनसे ऊंचे हैं, हमारा साहित्य सबसे ऊंचा है, हमारा सभ्यता सबसे ऊंचा है, तो कैसे उनको बर्दाश्त होगा। इसलिए उन्होंने नीचा दिखाने को वेस्टर्न कल्चर को ही हमने फॉलो किया और वेस्टर्नाइज होकर हमने उसको ही बेहतर माना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान सिंह जी, जो कि मूलतः बलिया के रहने वाले हैं। और हमारे साथ क्षत्रिय बिहार की टीम से रवि जी हैं, पुष्पेंद्र जी, रंजन जी और रंजन चंदेल जी भी हैं हमारे साथ। तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। और अभी तक जिन्होंने भी लाइव देखा या आगे देखेंगे, तो मैं आप लोगों से बस कमेंट के रूप में ये जानकारी लेना चाहूँगा कि आगे भी हम लोग इसी प्रकार इतिहास पे रोचक चर्चाएं रखेंगे और इन पुस्तकों के बारे में जो उल्लेख किया गया उसमें क्या आकाट्य प्रमाण है, क्या है और कौन किस वंश का है, कहाँ पे किसकी क्षत्रिय की शाखाएं हैं, कहाँ से विस्थापन हुआ, इस कहाँ पे विस्थापन हुआ और कैसे जो क्षत्रिय की सूर्यवंश चंद्रवंश की शाखाएं कहाँ तक फैली रही और वर्तमान में कहाँ पे क्षत्रियों की वो शाखाएं हैं जो कि हम अलग अलग क्षेत्रों में बनी हुई है, उसके विषय पे जानना चाहेंगे। आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रकाश डाल पाएँ आगे। और जो भाई देख चुके हैं जिन्हें अच्छा लगा कृपया शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य भी हमारे श्रोताओं तक इस जानकारी को मतलब वो लोग अपने तक फैल सके, ज्ञान प्रकाश फैलना चाहिए। और समाज के कार्यक्रम हो या समाज की बात, क्षत्रिय बिहार का पेज हमेशा तैयार रहेगा और हम आगे लाइव रहेंगे। और एक विशेष सूचना रहेगी, हम लोग 29 मई को ISBT दिल्ली पे, जहाँ पे महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा खंडित हुई थी, इससे पहले टीम लाइव थी, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर कार्यक्रम है। आप लोग भी अपने स्तर पे प्रयास करिएगा कि वहाँ पे भारी भारी संख्या में पहुँचिएगा। जय भवानी, जय छात्रधम, नमो बुद्धाय, जय छात्रम, जय छात्रम साथियों, जय भवानी, जय महाराणा।